स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्वतंत्रता। इंग्लिश में कहें तो लिबर्टी या फ्रीडम। तो इस चैप्टर के हम सभी के सभी ऑल क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस के 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के संबंध में इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप स्वतंत्रता की एक जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो लिखेंगे। कैसे? देखिए, आम तौर पर स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। नॉर्मल व्यक्ति स्वतंत्रता को क्या समझता है? पूर्ण रूप से आज़ादी। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति पर स्वतंत्रता तो है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। अब देखिए, कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 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 विचार कहे हैं स्वतंत्रता के ऊपर। उसमें से आपको एक या दो के याद करने हैं। मैं आपको दो व्यक्तियों की बताऊंगा। पहले है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, स्वराज, इसके भीतर दो शब्दों को शामिल किया गया है। स्व यानी कि स्वयं, राज यानी नियम। स्वयं का राज। महात्मा गांधी के अनुसार अपने ऊपर शासन ही करना स्वराज है, स्वतंत्रता है। ठीक है, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, इनका स्वतंत्रता से मतलब ये है कि पूरी आज़ादी, अर्थात व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए आज़ादी होनी चाहिए, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए भी आज़ादी होनी चाहिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी आज़ादी होनी चाहिए और सभी व्यक्ति एवं सभी वर्गों को स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आज़ादी के संबंध में, स्वतंत्रता के संदर्भ में आप एक नॉर्मल डेफिनेशन महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों में से किसी एक का लिख दीजिए और आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता जो होती है उस पर प्रतिबंध के क्या स्रोत होते हैं और इस पर प्रतिबंधों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व व बाहरी नियंत्रण के द्वारा लग सकते हैं, यानी कि प्रभुत्व के द्वारा, बाहरी नियंत्रण के द्वारा। वहीं जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध बलपूर्वक भी लगाए जा सकते हैं और सरकार के द्वारा कानून बनाकर भी उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक आर्थिक असमानता भी प्रतिबंध का स्रोत होती है, यानी कि अमीरी गरीबी को लेकर भी प्रतिबंध के ये स्रोत बनते हैं। वहीं जब हमें पता चल गया कि प्रतिबंध के स्रोत क्या हैं, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि प्रतिबंधों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए प्रतिबंधों की आवश्यकता के संदर्भ में पहला पॉइंट, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति होती है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हो सके इसके लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तीसरा है टकराव की स्थिति को रोकने के लिए। सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। और लास्ट है हिंसा और विवादों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि हिंसा को रोकने के लिए, विवादों को रोकने के लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रतिबंधों के क्या क्या स्रोत हैं और प्रतिबंधों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों हानि के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, हानि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का है दोस्तों। हानि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पहले तो एक नॉर्मल भूमिका बनाएंगे। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों, ये करो लिखा है, कार्यों से यदि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा यदि कार्य किया जा रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, वहीं कुछ राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने हानि के सिद्धांत के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। वो देखिए, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है पहले। सबसे पहले जो राजनीतिज्ञ हैं वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें एक निबंध लिखा है ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने इस हानि के सिद्धांत को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। इनके अनुसार हानि सिद्धांत ये होता है, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य
आत्मरक्षा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता में व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से यदि हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसका इकलौता जो लक्ष्य होता है वो होता है उसकी आत्मरक्षा और दूसरे व्यक्ति की आत्मरक्षा के बारे में। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। यानी कि यदि किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ उस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि उसे अन्य व्यक्ति को हानि से बचाया जाए। ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार हानि सिद्धांत ये था। वहीं हानि के सिद्धांत के संबंध में जेम्स मिल के भी कुछ विचार हैं। ठीक है। दूसरे राजनीतिज्ञ हमारे जेम्स मिल। ठीक है। इनके अनुसार क्या है, हार्म के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक के रूप में देखा गया है। यानी कि व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए ये हानि का सिद्धांत है, ये अकेला प्रभावी कारक है जिसे स्वीकार किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका मानना है कि राज्य एक दूसरे एजेंसी के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है जिसमें राज्य खुद भी और दूसरी एजेंसी के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, ये कार्य एक दूसरे को हानि या प्रभाव नहीं डालते हैं परंतु व्यक्ति के कार्य का निर्णय दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी कि एक व्यक्ति के कार्य जो है यदि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो राज्य खुद या फिर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा उस व्यक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, इसका उसे अधिकार नहीं है। ये जेम्स मिल का हार्म के सिद्धांत के प्रति उनका बयान था, उनके विचार थे। ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार हानि का सिद्धांत क्या था और जेम्स मिल के अनुसार हानि का सिद्धांत क्या था, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 मार्क्स का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, पहले आपको ये बताना है। दूसरा है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे। यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यदि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए तो वो क्या प्रतिबंध होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकता है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है। इसमें भाषण करने का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार, एक दूसरे से बात करने का अधिकार, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार, ये सभी सम्मिलित है। अब देखिए कि आपकी राय में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, तो अब इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन 2 पॉइंटों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस पर समुचित प्रतिबंध भी है। प्रतिबंध क्या है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। यानी कि कोई भी स्वतंत्रता जो है वो बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती है। जैसे प्रतिबंध के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता है या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की मतलब हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है वो किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करे या उसे अपशब्द कहे, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और चौथा पॉइंट देखिए, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि उनका अतिक्रमण यानी कि उनका उपयोग गलत किया जाता है तो। ठीक है। फिर देखिए पॉइंट 5 है, राज्य यह भी ध्यान रखता है, राज्य जो है वो यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। इनकी प्रतिबंध जो है वो इतने ज़्यादा ही ना लगा दिए जाएं कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों की स्वतंत्रता का रक्षक है। ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, देश की संप्रभुता, अखंडता, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, न्यायालय
अवमानना या अपराध उद्दीपन के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है, जो कि सर्वथा उचित है। यानी कि पॉइंट 6 क्या कहता है कि देश की संप्रभुता, अखंडता, शिष्टाचार, ठीक है, सदाचार के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ में महत्वपूर्ण संबंधों को लेकर, ठीक है, लोक व्यवस्था को लेकर, न्यायालय की अवमानना या अपराध उद्दीपन के आधार पे व्यक्तियों की जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि सर्वथा उचित भी माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है और इस पर प्रतिबंध किस तरह से लगाए जा सकते हैं या समुचित प्रतिबंध जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा था, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 मार्क्स का है ये भी। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर क्या है, या स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आयाम कह लीजिए या इसके अवधारणा के पक्ष कह लीजिए, वो एक ही है, नकारात्मक आयाम और सकारात्मक आयाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष। ठीक है, तो देखिए, ये जो है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष, ये प्राचीन काल से संबंधित है। देखिए क्या है, प्राचीन विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है, मनुष्य पर किसी भी प्रकार के बंधनों का, यानी कि अभाव, ये मतलब किसी भी प्रकार के बंधन ना हो, यह मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उसके कार्यों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। यानी कि प्राचीन विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वो हर एक प्रकार से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यक्ति जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। ठीक है, जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेम्स मिल आदि जो विचारक हैं वो स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे। ठीक है, अब देखिए, जो जॉन लॉक हैं उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर अपने विचार रखे हैं। क्या, जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माना जाता है। इनके अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो प्रतिबंधों का अभाव है। व्यक्ति पर राज्य के द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है। जॉन लॉक जो है वो ये कहते हैं, देखिए, जॉन लॉक जो है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और राज्य इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, और जो सरकार है वो एक सर्वोत्तम सरकार है जो कि कम से कम शासन करे। ठीक है, तो ये था स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्ष। मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि एक ही साथ आ जाए। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्ष, ये जॉन लास्की के अनुसार और मैकाइवर के अनुसार है। इनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता जो है वो केवल बंधनों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका हित है। समाज के हित के लिए सामाजिक नियमों, आचरणों के द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। जॉन लॉक और मैकाइवर के अनुसार जो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा है उसके लिए 2 से 3 जो विचार थे वो आपको पता चले। फिर बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की जो मेन विशेषताएं हैं उसके बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता की जो मेन विशेषताएं वो देखिए। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो वो ये कहती है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कानूनी जो कानून है वो स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। ठीक है, तो ये कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं।
आई होप आपको पता चल गई होंगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो था कि स्वतंत्रता के आयाम कह लीजिए या स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा के पक्ष, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे हमारी दोस्तों आज की ये वीडियो खत्म होती है। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर जो कि समानता है उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।